लेक्चर का नाम है वाटर एब्सॉर्प्शन। जल अवशोषण हम पढ़ेंगे कि जल अवशोषण होता क्या है। जल अवशोषण पर पहुंचने से पहले हम देखेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जिसमें कुछ ऐसी बेहतरीन चीजें हमको पता चलेंगी जो आगे जल अवशोषण में आपके लिए काम आएंगी। तो सबसे पहले हम जल अवशोषण पर पहुंचने से पहले ये देख लेते हैं कि जल कितने प्रकार का होता है जो कि पादपों में कार्य में आता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वाटर। टाइप्स ऑफ वाटर हम देखेंगे और इसमें हमको पढ़ने हैं 4 प्रकार के वाटर। पहला प्रकार हम जल का देख रहे हैं और पहला प्रकार है जल का ग्रेविटेशनल वाटर। ग्रेविटेशनल वाटर, गुरुत्वाकर्षण जल। सेकंड है आपका कॉम्बाइंड वाटर। थर्ड है आपका कैपिलरी वाटर। एंड लास्ट 4 है आपका हाइग्रोसोफिक वाटर। केशकत्व जल और आर्द्रताग्राही जल। 1 बाय 1 हम एक एक को पढ़ेंगे और समझेंगे कि कौन सा जल कहाँ पाया जाता है, कितनी मात्रा में पाया जाता है, पौधों को प्राप्त होता है या नहीं होता है, प्लांट्स इनको किस प्रकार से एब्जॉर्ब करते हैं, ये हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ग्रेविटेशनल वाटर। ग्रेविटेशनल वाटर क्या होता है? देखिए, ये कोई पौधा है और ये क्या है? मृदा की परत है। रूट्स जा रही हैं इस पौधे की यहां तक, ठीक है। ये क्या है? इसकी रूट्स हैं। अब देखिए, जो जड़ें यहां तक पहुंच रही हैं, यहाँ क्या है? थोड़ा बहुत जल पाया जाता है। कितनी मात्रा में पाया जाता है वो हम देखते हैं। देखिए, यहाँ पर एक ब्रिज पाया जाता है जिसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल ब्रिज, और इसके नीचे पाया जाता है ग्रेविटेशनल वाटर। अब देखिए, इस वाटर की विशेषताएं क्या हैं? ये जो वाटर है जो ग्रेविटेशनल ब्रिज के नीचे पाया जा रहा है, गुरुत्वाकर्षण जल या ग्रेविटेशनल वाटर। देखिए, इसकी कुछ विशेषताएं हैं। ये जो रूट्स हैं ये इस जल तक नहीं पहुंच पाती हैं, अर्थात ये जल पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाता है। लेकिन इसकी एक मुख्य विशेषता है कि ये ट्यूबवेल या सबमर्सिबल द्वारा कहाँ ऊपर आ जाता है, यहाँ ये आ जाता है और इसे हम निकाल सकते हैं। अर्थात जो जल हमारा काम में आता है जो कि ट्यूबवेल के द्वारा एक्सेस ऑफ टू ट्यूबवेल, अर्थात इसको हम ट्यूबवेल या सबमर्सिबल के माध्यम से बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन ये पौधों को प्राप्त नहीं हो पाता है। ग्रेविटेशनल वाटर। ग्रेविटेशनल वाटर में आप कहेंगे कि गुरुत्वाकर्षण जल पौधों को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त नहीं होता है, ये सिंचाई के रूप में काम आता है ट्यूबवेल या सबमर्सिबल द्वारा। तो ये क्या है? ये है गुरुत्वाकर्षण जल। सेकेंड है कॉम्बाइंड वाटर। आपने केमिकल फॉर्मूलाज देखे होंगे केमिस्ट्री के अंदर, जैसे Mg(SO4.7H2O). तो ये जो जल इसके साथ जुड़ा हुआ है 7H2O, ये क्या है? ये है कॉम्बाइंड वाटर। थर्ड है आपका कैपिलरी वाटर और लास्ट है आपका हाइग्रोसोफिक वाटर। पहले देखते हैं हाइग्रोसोफिक वाटर। देखिए, मृदा में क्या पाए जाते हैं? इसके अणु पाए जाते हैं। ये क्या है? सॉइल पार्टिकल्स हैं, और इस सॉइल पार्टिकल्स के चारों तरफ क्या है? जल पाया जाता है, और ये जल किसके द्वारा जुड़ा रहता है? अट्रैक्शन फोर्सेज के द्वारा ये जुड़ा हुआ रहता है। और ये इतने प्रति
ऐसे होते हैं, ये जो बल होते हैं बहुत ही मजबूत रूप से इससे जुड़े हुए होते हैं। तो ये जो जल है चारों तरफ का, इस सॉइल पार्टिकल्स के चारों तरफ जो जल पाया जा रहा है, ये इससे इस प्रकार बंधित रहता है आकर्षण बंधनों द्वारा कि इनको अलग करना नामुमकिन है। तो ये जल पौधों को प्राप्त नहीं हो पाता है। जो जल मृदा के अणुओं के चारों तरफ पाया जाता है वो जल कहाँ प्राप्त नहीं हो पाता, पौधों को प्राप्त नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? इनके मध्य क्या पाए जाते हैं, आकर्षण बंध पाए जाते हैं। और वो आकर्षण बंध कैसे होते हैं, बहुत ही मजबूत आकर्षण बंध होते हैं, इसलिए क्या है, नहीं पाया जाता, प्राप्त नहीं हो पाता। दूसरा देखिए, जो सॉइल पार्टिकल्स पाए जा रहे हैं, और भी सॉइल पार्टिकल्स मृदा में कोई एक अणु नहीं पाया जाता है, बहुत सारे मृदा के अणु पाए जाते हैं। और मृदा के जो कण पाए जाते हैं, इनके चारों तरफ पाए जाने के अलावा मध्य में भी कुछ जल पाया जाता है। मृदा के अणुओं के मध्य कुछ जल पाया जाता है। सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, उसके चारों तरफ जो जल पाया जाता है वो आकर्षण बंधों द्वारा बंधित रहता है, बहुत ही मजबूत आकर्षण बंध होते हैं। लेकिन इन अणुओं के, मृदा के जो कण होते हैं, इनके मध्य कुछ अन्य जल भी पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, कैपिलरी वाटर बोलते हैं। कैपिलरी वाटर या केशकप जल क्या है, मृदा के अणुओं के मध्य पाए जाने वाला जल क्या है, कैपिलरी वाटर है। और हाइग्रोस्कोपिक वाटर, मृदा के कणों के चारों तरफ पाए जाने वाला जल क्या है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर है। तो आपको वाटर के टाइप्स आसानी से समझ में आ गए होंगे। अब हम देखते हैं एक फॉर्मूला जो कि हमें 11वीं क्लास में पढ़ाया गया होगा शायद आपको। होलार्ड इक्वल टू क्रेसार्ड प्लस इकार्ड, क्रेसार्ड प्लस इकार्ड। क्रेसार्ड, इकार्ड और होलार्ड ये है क्या, ये हम अभी देखते हैं। होलार्ड टोटल वाटर इन सॉइल, मृदा के अंदर जो कुल जल पाया जाता है वो क्या है, होलार्ड है। अर्थात मृदा के अंदर पाए जाने वाला कुल जल क्या है, होलार्ड है। और क्रेसार्ड क्या है, क्रेसार्ड वह जल है जो अवेलेबल रहता है, किसके लिए, अवेलेबल टू प्लांट्स, जो कि पौधों के लिए प्राप्त होता है, उसे क्या बोलते हैं, क्रेसार्ड बोलते हैं। और जो कुल जल होता है उसे होलार्ड बोलते हैं। और इकार्ड क्या है, नॉट अवेलेबल फॉर प्लांट्स, पादपों के लिए ये जल उपलब्ध नहीं होता है। ये क्या होता है, ये होता है आपका इकार्ड। होलार्ड इक्वल टू क्रेसार्ड प्लस इकार्ड, ये आपको याद रखना है। नीट के अंदर पूछा गया है कि क्रेसार्ड जल का कौन सा प्रकार होता है और ये पौधों को प्राप्त होता है या नहीं होता है। जल से संबंधित हमारा टॉपिक क्लियर हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं हम जल अवशोषण की तरफ। और जल अवशोषण की तरफ बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। और ये टॉपिक है आपका वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन्स, वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन्स इन प्लांट। अर्थात कौन कौन से जल अवशोषण में जो अंग हैं वो कार्य में आते हैं। पादपों के कौन कौन से अंग जल अवशोषण में कार्य में आते हैं, इनको जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें पादप जगत में पीछे की तरफ चलना होगा कि पादपों का विकास हुआ वो कहाँ से हुआ। तो हमने पता है कि सबसे पहले जो विकास हुआ पादपों में वो हुआ था एल्गीज का, अर्थात शैवालों का विकास हुआ था। और शैवालों के बाद किसका विकास हुआ, ब्रायोफाइट्स का विकास हुआ। ब्रायोफाइट्स के बाद में हुआ विकास टेरिडोफाइट्स का। और टेरिडोफाइट्स के बाद में आए हमारे जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म या नग्नबीजी। और इसके सबसे बाद में आए आपके एंजियोस्पर्म। अब देखिए
आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको ये क्यों पढ़ाया, जो अनुक्रम है वो किस लिए पढ़ाया। तो आप देखेंगे कि जो ये अनुक्रम है वो क्या है, हमारे लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और क्यों ज़रूरी है वो हम देखते हैं। एलगी जो है आपको पता है कहाँ रहते हैं, वाटर में, जल में ही तो हुआ। सबसे पहले जो शैवाल आए वो कहाँ, जल के अंदर आए। और पूरी बॉडी क्या होती है, जल के अंदर होती है। तो इनमें जो जल अवशोषण का कार्य होता है वो कैसे होता है, होल बॉडी द्वारा, संपूर्ण बॉडी द्वारा क्या होता है, जल का अवशोषण होता है। अर्थात इनके अंदर कोई भी एक निजी अंग ऐसा नहीं है जो कि जल अवशोषण का कार्य करता है। इनमें क्या है, पूरी बॉडी ही जल अवशोषण के अंग के रूप में कार्य करती है। इसके बाद में आए आपके ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स की एक्सरसाइज, और ब्रायोफाइट्स को क्या कहा जाता है, एम्फीबियस ऑफ प्लांट्स, पादप जगत का उभयचर इसे कहा जाता है। ये बात आप याद रखेंगे कि पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है, ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है। और ब्रायोफाइट्स में जल अवशोषण के जो अंग पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं, एक रूट्स टाइप संरचना होती है जिसे हम बोलते हैं राइजोइड्स। राइजोइड्स क्या होते हैं, ब्रायोफाइट्स में जल अवशोषण हेतु मूल के समान, रूट के समान एक संरचना पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, राइजोइड्स कहते हैं। ये क्या है, रूट नहीं है लेकिन रूट टाइप स्ट्रक्चर है, इसलिए इनको राइजोइड्स बोला जाता है। टेरिडोफाइट्स में जल अवशोषण हेतु क्या पाए जाते हैं, रूट्स प्लस राइजोइड्स दोनों पाए जाते हैं। राइजोइड्स और रूट्स दोनों टेरिडोफाइट